कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम इसकी जीवनी को जानेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ आज, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। विज्ञान और कला दोनों ही क्षेत्र में भारत ने विकास की चरम ऊंचाइयां छूने का प्रयास किया है। इसका श्रेय उन भारतीयों को है जिन्होंने अपना पूरा जीवन संबंधित अर्थात विज्ञान और कला क्षेत्रों में लगा दिया। प्रस्तुत है एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक की जीवन कथा। इस पाठ में हम जगदीश चंद्र बसु की जीवन कथा को पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत वैभव के शिखर पर था, ऊंचाइयों के शिखर पर था। सब प्रकार के कला, कौशल, ज्ञान और विज्ञान यहाँ पूर्ण से रूप से उन्नत अवस्था में थे। भारत सभी प्रकार की कौशल में उन्नत रूप में उन्नत अवस्था में था। उस समय कोई भी देश आचार, धर्म, कला एवं विज्ञान किसी भी क्षेत्र में भारत की तुलना नहीं कर सकता था। अर्थात हमारा देश जो है, हमारा देश भारत, जिसका नाम लेते ही हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, वह उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। यहाँ विश्वकर्मा जैसे कारीगर जो हमारा मकान बनाते हैं, महर्षि चरक और सुश्रुत जैसे आयुर्वेद से के महान विद्वान, पतंजलि जैसे योग विद्या के पंडित तथा इसी प्रकार के अन्य विधाओं के पारंगत लोग थे। मतलब हर एक क्षेत्र में भारत आगे था। उनके कारण हमारे देश का गौरवगान संसार के सब देशों में हो रहा था। यहाँ आकर लोग शिक्षा प्राप्त करते और अपने जीवन को सफल बनाते थे। दुर्भाग्य से काल का चक्र की यह परंपरा फूट ने हमारी राज्य शक्ति को ही नष्ट किया, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारा सब साहित्य तक नष्ट कर दिया। जब अंग्रेजों ने हमारे को आक्रमण किया तो यह रीति टूट गई, भारत को उन्होंने कमजोर बना दिया। आज तो स्थिति यह है कि भारत की प्राचीन गौरव गाथाओं पर किसी का विश्वास भी नहीं है। अब कोई विश्वास ही नहीं करता था कि हमारा भारत देश कितना महान था। इस बात को बहुत कम लोग मानते हैं। आज लोग विदेशों में ज्यादा विश्वास करते हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब भारत की तुलना में वो लोग बहुत ज्यादा हमसे आगे निकल गए हैं। भाग्य का चक्र निरंतर चलता रहता है। सुख और दुख, उत्थान और पतन, हर्ष और विषाद समय समय पर आते हैं और चले जाते हैं। यही स्थिति हम अपने देश की भी देखते हैं। पतन की पराकाष्ठा होने पर देश के भाग्य ने फिर करवट बदली और भारत का गौरव बढ़ाने पुनः इस युग में अनेक साहित्यकारों, सुधारकों तथा आदर्श वैज्ञानिकों ने जन्म लिया। अब फिर से हमारा समय बदलना था। ऐसे ही वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु। उनका जन्म 30 नवंबर 1958 ईस्वी को बंगाल के ढाका जिले के एक ग्राम में हुआ था। इस ग्राम का नाम था राड़ी खाल। क्या नाम था? राड़ी खाल। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। वे फरीदपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर थे। इनके पिताजी डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त थे। पिता के साहस, दृढ़ संकल्प तथा सहानुभूति और माता से भारतीय संस्कृति प्रेम की शिक्षा लेकर उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा का प्रारंभ किया। माता पिता दोनों ही संस्कारों से
भरे हुए थे। पिता का और माता का साथ लेकर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रारंभ कर दी। गांव में उन्हें पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों के संपर्क में रहने का अवसर मिला। बालक जगदीश इनको बड़े ध्यान से देखते और उनके विषय में अनेक बातें सोचते थे। इसी प्रवृत्ति ने उन्हें आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक बनाया। इस प्रवृत्ति ने कि वह गांव के कल्चर को देखते थे, वह गांव में खुली हवा में पशु पक्षियों को देखते थे और उनके बारे में सोचा करते थे। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद बालक जगदीश कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में भर्ती हो गए और वहां से मैट्रिक्स की परीक्षा पास की। उसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएट बनकर आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां जाकर आपने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। इंग्लैंड में इन्होंने अपनी मेडिकल कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। इस कॉलेज में उन्हें चीर फाड़ का काम करना पड़ता था। आपको यह कार्य अच्छा न लगता था, अतः आपने विशुद्ध विज्ञान पढ़ने का निश्चय किया। इसके लिए आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए, मतलब अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन ले लिया। वहां पर विज्ञान की पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर आप लंदन विश्वविद्यालय से एमएससी की परीक्षा पास करके भारत आए। अब उन्होंने एमएससी वहां से की थी। भारत आने पर जगदीश चंद्र बासु कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। उन दिनों हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे भाग्य को बनाने तथा बिगाड़ने वाले वही थे। कौन? अंग्रेज। उन्होंने जगदीश चंद्र बासु से पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। उनकी नीति थी यूरोपीय अध्यापकों को जितना वेतन दिया जाए, भारतीय अध्यापकों को वेतन उसका 1/3 ही मिले। मतलब उनकी जो तनख्वाह थी वह कम कर दी गई। वे समझते थे कि भारतीय विज्ञान विषय पढ़ने में यूरोपीय लोगों जैसे योग्य नहीं होते। श्री जगदीश चंद्र बसु को अंग्रेजों का यह पक्षपात पूर्ण व्यवहार बहुत अखरता था। उन्हें बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने विरोधा स्वरूप वेतन न लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सैलरी ही नहीं ली। वो बोले कोई बात नहीं, तुम कम तनख्वाह क्या दोगे, मैं तनख्वाह लेता ही नहीं। एक विरोध के रूप में उन्होंने तनख्वाह लेना बंद कर दिया। बिना वेतन के ही 3 वर्ष तक पढ़ाते रहे, परंतु कार्य करने में किसी से पीछे नहीं रहे। बड़ी लगन और उत्साह से वे कार्य में जुटे रहे। परिणाम यह निकला कि कॉलेज के अधिकारियों को झुकना पड़ा और यूरोपीय तथा भारतीयों का भेदभाव छोड़कर श्री जगदीश चंद्र बसु को पूर्ण वेतन भी उसी दर से दिया। अब जितना यूरोपीय और लोगों को दिया जाता था उतना ही भारतीयों को वेतन देना शुरू कर दिया। भारतीय जीवन में यह एक नई क्रांति थी। इससे श्री जगदीश चंद्र बसु के स्वाभिमान तथा आत्मगौरव की भावनाओं का परिचय मिलता है। वह कितने स्वाभिमान थे वह इस घटना से पता चलता है कि वो 3 वर्ष तक बिना वेतन के बच्चों को पढ़ाते ही रहे। श्री जगदीश चंद्र बसु लकीर के फकीर न थे। वे स्वतंत्र विचार रखते थे, वो खुले विचार रखते थे। वे नए अनुसंधानों द्वारा मानवता की सेवा करना चाहते थे। वह नई खोजों से भी मानव की सेवा करना चाहते थे। इसके लिए एक निजी प्रयोगशाला की आवश्यकता थी। कॉलेज की प्रयोगशाला में अनुसंधानों के लिए उचित प्रबंध न था, अतः बासु महोदय ने अपने घर पर ही एक निजी प्रयोगशाला बना डाली। इस पर जो खर्च हुआ वह उसकी शक्ति से बाहर था।
फिर भी मित्रों की सहायता से वे इस प्रयोगशाला को खोलने में सफल हुए। उन्होंने मित्रों की सहायता ली, किसी न किसी की मदद से उन्होंने प्रयोगशाला को खोल दिया, कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बासु महोदय ने अपनी प्रयोगशाला में सबसे पहले तरंगों के गुणों की छानबीन की आरंभ की। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? तरंगों की गुणों को छाना। वे जो कुछ खोज करते वह सब कुछ यूरोप के पत्रों में लेख रूप में छप जाती थी। इससे उनकी प्रसिद्धि सब ओर फैलने लग गई। अब उनकी प्रसिद्धि हो रही थी, वह फेमस होते जा रहे थे। लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उसकी खोज की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री जगदीश चंद्र बसु निरंतर 20 वर्ष तक भांति भांति के अनुसंधान करते रहे। 20 सालों तक वो खोज करते ही रहे। उन्होंने वृक्षों में जीवन और अनुभव शक्ति को भी सिद्ध कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पेड़ों में जीवन होता है, पेड़ सजीव होते हैं। इस संबंध में उनके लेख देश विदेश के पत्रों में छपते रहे। बेतार के तार का आविष्कार भी बासु महोदय ने ही किया। सन 1895 ईस्वी में आपने इसका बंगाल के गवर्नर के सामने सफल प्रदर्शन किया। श्री बासु ने बिना तार के ही दूर खड़े बोझ को हिलाकर दिखाया तथा घंटी को बजाकर भी दिखाया, परंतु बेतार के तार के आविष्कार का श्रेय श्री बासु को न मिलकर इटली के प्रोफेसर मार्कोनी को मिला। इसका एक विशेष कारण था कि उन दिनों हमारा देश दासता की श्रृंखलाओं से जकड़ा हुआ था, अर्थात गुलामी की जंजीरों में हमारा देश जकड़ा हुआ था। हमारे बड़े से बड़े काम को भी कोई महत्व नहीं दिया जाता था। इसीलिए बासु महोदय को इस आविष्कार का विशेष श्रेय न मिला। बाद में मार्कोनी ने यही आविष्कार थोड़े परिष्कार के साथ अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया। सन 1902 ईस्वी में पेरिस में विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तब भारत की ओर से श्री बासु महोदय को भेजा गया। उनके भाषणों से यूरोपीय जनता विशेष रूप से प्रभावित हुई। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने भी उनको अपने यहाँ भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। इस भाषण में श्री बासु ने वृक्षों में जीवन संबंधी अपने अनुसंधान की व्याख्या की। उनके अनुसंधान की सच्चाई पर बहुत से वैज्ञानिकों को विश्वास न आया, क्योंकि वह बिल्कुल नया आविष्कार था। वो नई खोज थी कि पेड़ों में भी जीवन होता है। उन वैज्ञानिकों का स्वप्न में भी इस ओर ध्यान नहीं गया था। इसलिए रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में उनका भाषण न छप सका। बसु महोदय फिर इंग्लैंड गए और वहां अपने प्रयोगों द्वारा सबके सामने आविष्कार को सच कर दिखाया। अंत में वैज्ञानिकों को उनके आविष्कार की सच्चाई पर विश्वास हो गया। अब मान गए कि हाँ, यह आविष्कार इनके द्वारा ही निर्मित है। बासु महोदय ने वनस्पति जीवन को जानने के लिए 2 यंत्रों का आविष्कार किया था। पेड़ पौधों को जानने के लिए 2 यंत्र उन्होंने बनाए थे। एक तो रेजिनेंट रिकॉर्ड तथा दूसरा क्रेस्कोग्राफ। रेजिनेंट रिकॉर्ड के द्वारा पता चलता था कि पेड़ पौधे खाने पीने, जागने और सोने की चेष्टा हमारी तरह ही करते हैं। पेड़ पौधे भी सोना चाहते हैं, पेड़ पौधे भी पानी पीना चाहते हैं, पेड़ पौधे भी खाना चाहते हैं। क्रेस्कोग्राफ द्वारा पता चलता कि कोई पौधा प्रति सेकंड कितना बढ़ रहा है। यह यंत्र वास्तविक वृद्धि को 500 गुना बड़ा दिखता था। बासु महोदय ने वृक्ष में जीवन है नामक ग्रंथ 1906 ईस्वी में छपवाया था। इसमें पौधों की चेष्टाओं, वृद्धियों और विकास की अच्छी तरह से व्याख्या की गई थी। श्री जगदीश चंद्र बासु को
अपने अनुसंधानों के कारण देश विदेश में पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुआ। उनको सन 1995 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली, जो कि एक बहुत बड़ी उपाधि थी। सन 1917 में भारत सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। 1920 में लंदन रॉयल सोसाइटी के वे फेलो चुने गए। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष तक लीग ऑफ नेशंस की बौद्धिक कमेटी के भी वे सदस्य रहे थे। जगदीश चंद्र बसु सन 1915 ईस्वी में रेजिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्त हो गए, अर्थात वह रिटायर्ड हो गए। अपनी 59वीं वर्ष पर अपने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना अपने भवन में की। अपने परिश्रम से कमाए गए रुपयों से 5 लाख रुपए उन्होंने इस संस्था को दान दे दिया। इसके बाद मृत्यु काल में भी 15 लाख रुपए इस वैज्ञानिक अनुसंधान शाला के लिए दिए। जगदीश चंद्र बसु ने 23 नवंबर सन 1936 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में इस भौतिक शरीर को त्याग दिया। यद्यपि आज वे हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उन्होंने जो कार्य किए उनके वे भुलाए नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने विज्ञान जगत में इतनी महानता हासिल की थी। कितने ही भारतीय नवयुवक उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बन गए। बसु महोदय कद के छोटे थे, उनका शारीरिक वर्णन है यहाँ पर। उनकी हाइट कम थी, किंतु उनकी दिव्य आंखों और विशाल मस्तिष्क उनके व्यक्तित्व को असाधारण बनाते थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और विशाल उनका मस्तिष्क था। आप धैर्यशाली थे, दयालु, सहानुभूति तथा स्वाभिमान व्यक्ति थे। भारत माता के इस पुत्र पर भी सभी भारतवासियों को सदैव गर्व रहेगा। यह पाठ पूर्ण तरह से डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को समर्पित है। तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।